नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आज बात बिहार के सियासी हलचल की, बात पटना से लेकर दिल्ली तक सीट बंटवारे पर हो रहे महामंथन की। बिहार विजय के लिए आज बीजेपी और आरजेडी दोनों रणनीति बना रहे। दिल्ली में अमित शाह के घर पर बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं के इस वक्त बैठक चल रही, तो पटना में तेजस्वी ने टिकट और सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी के बड़े नेताओं के साथ बैठक की। लेकिन जब पटना से लेकर दिल्ली जीत के लिए रणनीति तैयार की जा रही थी, तभी जीतन राम मांझी ने कम से कम 20 सीटों की मांग करके एनडीए को उलझन में डाल दिया। जीतन राम मांझी ने कहा है कि अगर एनडीए में हमारे लिए जरा भी संवेदना है तो कम से कम हमें 20 सीटें लड़ने के लिए जरूर दें। साफ है कि सीट बंटवारे से पहले जीतन राम मांझी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर तंज कसते हुए आरजेडी ने कहा कि अभी तो एनडीए में सिर्फ फुटबॉल की शुरुआत हुई है, आगे ये लड़ाई और बढ़ने वाली है। हालांकि सीट बंटवारे पर टेंशन के बीच जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान करके सियासी गलियारे का तापमान और बढ़ा दिया। प्रशांत किशोर के रोहतास के करगर सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल है कि क्या चुनाव में पीके अपनी छाप वाकई बड़ी छोड़ पाएंगे या कितनी छोड़ पाएंगे? चुनाव लड़ेंगे तो नुकसान किसका करेंगे? सवाल यह भी है कि बिहार के चुनावी दंगल में मंगल किसका होगा? इन तमाम मुद्दों पर और रणनीति पर हम चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन उसके पहले रिपोर्ट देखिए। सत्ता की उम्मीद, बिहार विजय का सपना और एनडीए को चुनौती देने के लिए राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव ने सूबे के शहर, गांव, गली, मोहल्ले की यात्रा की। 14 दिन तक बिहार की सड़कों पर घूमे, एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग से लेकर बीजेपी तक को घेरते रहे और वोटर अधिकार यात्रा के जरिए बिहार का सियासी मूड समझने के बाद आरजेडी नेता ने बड़ा दावा किया है। भाजपा डरी हुई है। जो वोटर अधिकार यात्रा में जो जन सैलाब, जन समर्थन, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों का अपार समर्थन जो मिला है, वह इनकी चोरी पकड़ी गई है तो बेचैन है। चुनावी महासभा में तेजस्वी यादव के इन दावों के बीच बीजेपी ने बिहार विजय का प्लान बनाने के लिए दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई, जिसमें बिहार के दोनों डिप्टी सीएम, बिहार बीजेपी अध्यक्ष समेत बिहार के बड़े नेता शामिल हुए। जहां सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनडीए में सीट बंटवारा, पीएम मोदी का बिहार दौरा, जहां 15 सितंबर को पूर्णिया में पीएम मोदी की रैली होगी, इसकी तैयारियों पर बात की। साथ ही चुनावी मुद्दे और रणनीति पर चर्चा की गई। साथ ही राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा का बिहार में क्या प्रभाव रहा, इस पर गहन मंथन हुआ। लेकिन महामंथन के बीच बीजेपी की सहयोगी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने सीट बंटवारे को लेकर बड़ी मांग कर दी कि हम बिहार विधानसभा में 2-4 सीट लेकर के नहीं रहे, हम विधानसभा में साइजेबल सीट प्राप्त करें, ताकि जो मुख्यमंत्री काल में हमने जो निर्णय लिया था वो निर्णय को इम्प्लीमेंट करावें। वो इम्प्लीमेंट कराने के लिए 2-4 विधायक से काम नहीं चलेगा। मैं नहीं मानता कि मुख्यमंत्री पद मिले हमारे लोगों को, लेकिन कोई भी एनडीए का मुख्यमंत्री हो, वहां पर अगर हम कम से कम 15, 20, 25 एमएलए के रूप में रहते हैं तो हम सारे काम को वहां करवा लेंगे। साफ है, एनडीए में सीट बंटवारे से पहले जीतन राम मांझी ने दबाव की राजनीति पर काम करना शुरू कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 20 से 25 सीटों की मांग कर दी, जिस पर आरजेडी ने दावा कर दिया कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सिर्फ फुटबॉल की स्थिति होने वाली है। देखिए, एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर भारी सिर्फ फुटबॉल होना है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। अब ये बैठक करके क्या करेंगे? जनता ने साथ छोड़ दिया है। अब ये एनडीए डूबती नैया है, इस पर कोई सवार होना नहीं चाहता है। इसलिए ये चाहे लाख बैठक करें, जनता के दिलों से एनडीए उतर गई है। कल बंद का आह्वान है और निसंदेह बिहार की जनता इस तरह के दुर्व्यवहार के खिलाफ आने वाले चुनाव में मन बना चुकी है कि राजद और कांग्रेस को चैन से वो नहीं बैठने देंगे और उनकी लुटिया डुबो करके ही बिहार की जनता मानेगी। बिहार विजय के दावे दोनों ओर से किए जा रहे हैं।
वोटर अधिकार यात्रा से मिले फीडबैक के बाद कांग्रेस और आरजेडी को जीत की राह दिखाई दे रही है, तो एनडीए को नीतीश के चेहरे और 5 साल में किए गए काम पर भरोसा है। लेकिन सवाल है कि बिहार का मूड क्या है, बिहार की जनता किसे सिंहासन सौंपेगी, अब की बार किस पर भरोसा जताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो सत्ता का सिंहासन किसका होगा, जो बिहार का इस वक्त मिजाज है, कौन सी पार्टी वाकई भाप पाई है, क्योंकि दावे सबके मजबूत हैं। हमारे साथ जीवन कुमार हैं, एमएलसी हैं बीजेपी से, बहुत स्वागत है जीवन जी आपका। असितनाथ तिवारी है हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है असितनाथ जी आपका। डॉक्टर अनुज कुमार हैं तरुण, जो कि प्रवक्ता है आरजेडी के, बहुत स्वागत है अनुज जी आपका। और रास बिहारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है रास बिहारी जी आपका। शुरुआत जीवन कुमार जी आपसे ही कर रहा हूं, जो इस वक्त बीजेपी की स्थिति है, जो मंथन दिल्ली में चल रहा वो टेंशन बढ़ा रहा बिहार के अंदर, क्या लगता है कितनी मजबूत स्थिति है, क्योंकि दावे भी हैं, रणनीति भी है, सत्ता में वापसी की चाह भी है, लेकिन टिकट बंटवारा जिनको होना है या जिनको टिकट मिलना है उनकी चाहत ज्यादा है। अपनी आवाज अनम्यूट कर लें जीवन जी। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ जो टिकट बंटवारा का जो सिस्टम है बहुत स्पष्ट और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है हम लोग के आपस में इंटरनल पार्टी का, और जो महागठबंधन में जो भी हमारे लोग हैं और उनको तो हमेशा तकलीफ होगी हमारे सिस्टम में, जो हमारा सिस्टम आपस में जो एनडीए गठबंधन का है बहुत ट्रांसपेरेंट है, इससे महागठबंधन को हमेशा टेंशन होती है और वो हमेशा भ्रामक स्थिति पैदा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि हमारे जितने भी पार्टी के लोग हैं, गठबंधन के लोग हैं, हमारे जो एनडीए गठबंधन में हैं, सबको पता है कि जहां पर हमारी विनिंग कैपेसिटी है हमको वहां सीट मिलेगा, ये उनको अच्छी तरह पता है। और उनको ये पता है कि जहां हमारी विनिंग कैपेसिटी नहीं है वहां तो हम दावेदारी कर रहे हैं, और सबकी इच्छा होती है कि हम दावेदारी करें। ऐसा नहीं है कोई पार्टी छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, सबकी इच्छा होती है कि हम दावेदारी करें, हमारा ज्यादा से ज्यादा सीट हो। लेकिन उनको पता है कि हमारी विनिंग कैपेसिटी कहां पर है, तो हमको वहां पर सीट मिलना है कि नहीं मिलना वो उनको पता है कि हमको मिलेगा वहां पर। तो इसलिए हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब विपक्ष के लोगों के पास क्योंकि मुद्दा नहीं है, वो लोग डेवलपमेंट पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, वो लोग केवल इन्हीं फालतू बातों पर चर्चा करना चाहते हैं और भ्रामक स्थिति पैदा करना चाहते हैं, इसलिए ये दिक्कत हो रही है उन लोगों को। और उन लोगों को मैं आशा करता हूँ, सलाह देता हूँ कि आप भ्रामक स्थिति पैदा न करें, उससे जनता भ्रमित होने वाले नहीं है। नहीं, जनता तो भ्रमित नहीं होगी, लेकिन जो पार्टी के अंदर कुछ भ्रम की स्थिति है क्या, क्योंकि दूसरी पार्टियां वो इस पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, हालांकि वो होता है राजनीति में, लेकिन बीजेपी खुद जब एनडीए के अंदर अपनी मजबूत स्थिति देखती है, जदयू के साथ आपको सरकार में जाना है फिर से, उसके लिए चुनौती कितनी बड़ी दिख रही है जिसके लिए दिल्ली में मंथन चल रहा है? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। देखिए, ये मंथन जो चल रहा है, ये मंथन हमारा रेगुलर प्रैक्टिस है। हम लोग आपस में हमेशा चर्चा करते रहते हैं, हमारे जो नेता हैं आपस में सीटों के बारे में हम लोग चर्चा करते रहते हैं कि भाई कहाँ सीट से किस सीट से लड़ना है, किस सीट से नहीं लड़ना है, ये कोई नई बात नहीं है। और जब कोई गठबंधन है तो हमारी चर्चा तो होगी। उन लोगों क्या दिक्कत है, वो लोग हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं और उन लोगों को दिक्कत है, हम लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जितने भी एनडीए के लोग हैं सब लोग आपस में निश्चिंत है कि हमको जहाँ सीट मिलना है वहां मिलेगा। ठीक बात है। असितनाथ जी, भाई बीजेपी अपनी मंथन कर रही है एनडीए के ऊपर, कांग्रेस आरजेडी वो आरोप लगा रहे हैं कि इनके यहाँ टेंशन ज्यादा है, सीट बंटवारे को लेकर सिरफुटौल ज्यादा है, लेकिन आपकी यात्रा बहुत सफलतम रही है, इसको लेकर बधाई भी आपको मिल सकती है, साथ में सवाल भी हो सकता है कि इंटरनल सर्वे भी कांग्रेस ने मंगाया है। इतनी सफल यात्रा के बाद इंटरनल सर्वे, वो आपकी प्रक्रिया हो सकती है आपकी पार्टी की और उसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंटरनल सर्वे, बहुत सारे और इनपुट, कांग्रेस खुद अपने आप को कितनी मजबूत स्थिति में या कितने चुनौतीपूर्ण दौर में देख रही है? देखिए, सभी राजनीतिक दल चुनाव से पहले इंटरनल सर्वे कराते हैं। ये सिर्फ हम नहीं कराते, जितने बड़े राजनीतिक दल हैं, अब तो छोटे छोटे राजनीतिक दल भी सर्वे का सहारा ले रहे हैं। अलग अलग, और कुछ राजनीतिक दल तो कई एजेंसी से सर्वे कराते हैं, अलग अलग 3-4 एजेंसी की सेवा लोग लेते हैं और सर्वे कराते हैं। कोई ऐसा सर्वे हुआ है नहीं हुआ है मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन मैं जानता हूं कि राजनीतिक दल के लोग सर्वे कराते हैं, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। यात्रा से, जैसा कि आप ही ने कहा, यात्रा से हमें निश्चित तौर पर उत्साह मिला है। यात्रा ने निश्चित तौर पर जनता के बीच हमारी पहुंच बढ़ाई है और हम पब्लिक को ये समझाने में सफल रहे हैं कि ये जो एनडीए की सरकार है ये वोट चोरी से बनी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं और पब्लिक इससे कन्विंस भी है, क्योंकि फैक्ट अब लोगों के सामने है, सच लोगों के सामने है, तथ्य लोगों के सामने है।
गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में लोगों ने देखा कि उनके परिवार में जो वर्षों पहले मर गए हैं उनका नाम तो है, लेकिन जो जीवित है उनका नाम काट दिया गया है। कुछ नाम ऐसे देखे गए गांव मोहल्लों में जो जिनको लोग जानते तक नहीं गांव मोहल्ले में कि कौन आदमी है, कहां से हमारे वोटर लिस्ट में आ गया। मकान संख्या 00, किसी के मकान संख्या में किसी अज्ञात वोटर का नाम, ये बाहरी वोटर थे। ये बात दूसरे राज्यों के वोटर जो हैं ये फ्लोटिंग वोटर हैं, जिस राज्य में चुनाव होता है वहां का वोटर इन्हें बना दिया जाता है। तो इस तरह के कई वोटर पकड़ में आ गए, तो पब्लिक ने समझ लिया कि ये सरकारें वोट चोरी से बन रही है। अब तक जो सरकारें बनी है पिछले 10-12 वर्षों में, ये सब वोट चोरी से बन रही है। तो निश्चित तौर पर जब पब्लिक कोई सच जान लेती है, पब्लिक सत्य का निषेध करके नहीं चलना चाहती, वो सत्य को स्वीकार करके चलना चाहती है। तो हम उस पर काम कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा। देखिए अच्छी बात है, हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। असित नाथ जी सधे हुए और मजे हुए प्रवक्ता की यही खासियत होती है। जिस बात असित नाथ जी ने कहा, उन्होंने कहा कि हमें उत्साह मिला है, कांग्रेस को उत्साह मिला है। ये स्वीकारिता बहुत कम लोग करते हैं अगर प्रवक्ता के तौर पर बैठते हैं। वो कहते हैं कि नहीं हम जीत रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें वाकई जो स्थिति थी या है कांग्रेस की, उसमें हमें उत्साह मिला है इस यात्रा से। लेकिन मौजूदा दौर में चुनौती कितनी बड़ी होगी और क्या होगा, ये इलेक्शन आते आते उनकी पार्टी भी देखेगी, उनका गठबंधन भी देखेगा, उसमें कोई बाधा नहीं हो सकती। तेजस्वी क्या कह रहे हैं इसी बीच में सुना देते हैं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। नरेंद्र मोदी जी ने आज तक भाजपा के लोगों ने अभद्र भाषा जो बोली, जो है डीएनए का सवाल, डीएनए का गाली किसने दिया था? नीतीश कुमार जी को। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब गाली दिया गया था तो चिट्ठी भी लिखी थी। और ये आशुतोष कुमार जो हमारी महिला प्रवक्ता, दलित प्रवक्ता है, नंगे सड़क पे घुमाएंगे, उनको देखे प्रधानमंत्री सम्मान देते हुए। महिला पहलवान के साथ शोषण हुआ, आज तक प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। और यही नहीं, जो आप देखिएगा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड प्रधानमंत्री जी ने बोला तब कुछ नहीं था। जो रेवन्ना माइक नीचे करो, तुम माइक नीचे करो, उधर कर देंगे, वो नहीं रेवन्ना वाला, प्रज्वल रेवन्ना 3000 लड़कियों के साथ शोषण किया गया। आप प्रधानमंत्री उनके कैंपेन में जाते हैं तो क्या हुआ? कुछ नहीं। तो हमको सदन में भाजपा का जनक सिंह जो एमएलए माँ बहन का गाली दे रहा था, लेकिन बोल माइक नीचे कर ला। तो देखिए, आप देखिएगा कितना ऐसा केसेस है। तो प्रधानमंत्री आज तक माफी मांगी है क्या? और कौन व्यक्ति है उस पर कार्रवाई करो। सुनने में आया वो तो बीजेपी में भी रहा है, वो तो जेडीयू में भी रहा है। क्या आप लोग माँ को लेकर के पॉलिटिक्स कर रहे हैं प्रधानमंत्री तेजस्वी जी? बिहार के लोग होशियार हैं। ये लोग जो यात्रा से जो घबराए लोग हैं, अब चाहते हैं कि विक्टिम कार्ड खेल करके 5 दिन बाद। बना तो तेजस्वी को आप सुन रहे थे। तेजस्वी खुलकर इस बार बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार के लोग होशियार हैं, अगर मां के मुद्दे को मुद्दा बनाया गया तो उसका जवाब वहां पर बिहार की जनता देगी। डॉक्टर अनुज, सवाल आपसे ही था, तब तक तेजस्वी की प्रतिक्रिया भी आ गई। स्पष्ट तौर पर वहां पर आरजेडी अपनी रणनीति बनाकर बैठी है, उत्साहित है इस यात्रा से, जैसे कांग्रेस उत्साहित है, लेकिन रणनीति है। रणनीति के बीच में टिकट बंटवारा, क्या आपके यहां भी उतना ही मंथन है या करना पड़ेगा जितना बीजेपी या एनडीए आपस में कर रहे हैं? देखिए अतुल जी, हमारे यहाँ ज्यादा माथा पच्ची नहीं है, बहुत चीजें क्लियर हैं। थोड़ी बहुत जो बात है मिल बैठ के हम लोग कर लेंगे, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा 16 दिन की यात्रा में हम एक साथ एकजुट होकर है जो कि जनता के बीच में थी, और जनता का अपार समर्थन मिल रहा था हमें। जन सैलाब के तौर पर जन आंदोलन खड़ा करने में हम कामयाब हुए। वोट चोरी को लेकर के हम जो जागरूकता अभियान चलाए थे वो जन आंदोलन में बदल गया, और आपने देखा सड़कों पे किस तरह से लोग हमारे साथ आए, जन सैलाब आया। 1975 के बाद पहली बार लगा कि बिहार की धरती पे क्रांति का आह्वान हुआ है, और जनता समझ गई है। इसके पहले भी क्या था, हम जो इंडिया ब्लॉक के जो लोग थे, हम मुद्दों की राजनीति करने वाले लोग हैं, हम मुद्दों के साथ जनता के बीच में थे। उसी बीच है जो कि SIR थोप दिया गया। तो हमारी लड़ाई की प्राथमिकता बदल गई कि जब लोकतंत्र में है जो कि वोट का ही अधिकार नहीं मिलेगा तो बाकी मुद्दों तक हम कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि वोट के अधिकार से ही है जो कि बाकी मुद्दों तक हम पहुंच सकते हैं। तो हमारी प्राथमिकता बदली थी और जनता ने इस चीज को समझा। तो आपने देखा होगा लगातार हमें जो समर्थन मिल रहा है
उस समर्थन से बौखलाई हुई बीजेपी की सरकार, बीजेपी क्या कर रही है? कभी कहते हैं कि बिहार में आतंकवादी घुस गए, कभी कहते हैं कि हमारी मां को गालियां दी गई। अरे गाली दी गई तो क्या हमारे कोई नामित कार्यकर्ता था? क्या हमारे कोई नेता था? और कार्यक्रम खत्म होने के बाद अगर कोई मंच पे चढ़कर क्या बोलता है उस पर कार्रवाई करिए। हम तो उसका स्वागत करते हैं, हम तो माता जी का सम्मान करते हैं, किसी की भी मां को सम्मान करते हैं। लेकिन इनका चेहरा देखिए, स्त्रियों की सम्मान की बात कर रहे हैं। हमारी जो महिला प्रवक्ता अभी जो हमारे नेता कह रहे थे, शारिका पासवान जी को जिसने खुलेआम सोशल मीडिया पे कहा कि उसको नंगा घुमाएंगे, उसको जो कि बीजेपी में शामिल कर लेते हैं। आपका जो प्रवक्ता है प्रेम शुक्ला, वो सुरेंद्र सिंह राजपूत को मां की गालियां देते हैं और उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं करते। अरे किस मुंह से आप है जो कि महिला सम्मान की बात कर रहे हैं? मणिपुर में आपका जाना एक हुआ नहीं, एक शब्द उनको बोले नहीं आप। तो आप जितने भी बलात्कार हैं पेरोल पे आपके सरकार में छूट जा रहे हैं। तो तमाम चीजें, इनका चेहरा जो है ना, अब जनता समझ गई है। तो जनता को पता है कि चुनावी समय में ना तो इनका जुमला चलने वाला है, ना ही है जो कि इमोशनल जो अभिनय है, जो ड्रामा कर रहे हैं, जिसको अभिनय कहते हैं, ये अभिनय जो कर रहे हैं वो चलने वाला है। तो कुल मिलाकर मुद्दों की बात करें ना, इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। अब बात रही सीट बंटवारे की बात, इनका इंटरनल मामला है, लेकिन स्वर तो सुनाई देता है ना तुल जी। कुछ दिन पहले आरा में चिराग पासवान क्या कर रहे थे? 243 सीटों पे लड़ेंगे। हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्ट किया चीजों को कि नहीं हम मिलकर है कि 243 सीटों की बात कर रहे हैं। लेकिन दिल की बात तो निकल ही जाती है ना। अभी कुछ देर पहले जो आप बाइट दिखा रहे थे जीतन राम मांझी जी का, उन्होंने क्या कहा कि हम इतना से संतुष्ट नहीं है। इसका मतलब उनके मन में कुछ और चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में खटपट तो है, जो धीरे धीरे इनके प्रवक्ता भी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन चीजें समय के साथ सामने आ जाएगी। हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम एक साथ मिलकर जो कि जनता के बीच में थे। जनता का मुद्दा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर और टिकट बंटवारे की जहां तक बात है, सीट बंटवारे की बात है, तो हम मिल बैठकर कर लेंगे। हमारे नेता इतने परिपक्व हैं। बात आपने सही कही है कि जो दिल की बात है वो जुबान पर आई जाती है। जैसे तेजस्वी की भी यात्रा पूरी होती बात आ गई थी जुबान पर कि यहां तो चेहरा मैं ही हूं। भले कांग्रेस खुलकर नहीं कह रही है, लेकिन तेजस्वी की जुबान पर वो बात आ गई थी। लेकिन अच्छी बात आपने कही, हमारे यहाँ सीट बंटवारे को लेकर वैसी स्थिति नहीं है जैसी एनडीए में है। कमोबेश यही दावा एनडीए भी कर रहा है कि हमारे यहां भी सब कुछ सेट हो गया है। रास बिहारी जी, भाई तीनों पार्टियों को आपने सुन लिया, सबका अपना दावा और उनका अधिकार भी है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पार्टी के स्तर पर बैठेंगे, पार्टी की तरफ से बैठेंगे तो उनको डिफेंड करना ही है। लेकिन वाकई सबसे ज्यादा टेंशन कहां पर है? वो एनडीए में टेंशन दिख रही है, क्योंकि टिकट पाने वाले को टिकट पाने की टेंशन है, जिसको बांटना है उसको टिकट बंटवारे की टेंशन है। उसके बीच में पार्टी की लाइन सही रहे, उनके गठबंधन की दिशा भी सही रहे, ये बड़ी टेंशन है। यहां पर एनडीए की टेंशन ज्यादा दिख रही है या फिर इंडिया गठबंधन की? देखिए, टिकट बंटवारे को लेकर तो अभी दोनों ही पक्षों में बातचीत शुरू हुई है, लेकिन एनडीए ने इस मामले में थोड़ी बाजी मारी है कि उन्होंने एक फार्मूला बना लिया है। अब उस फार्मूले में जो छोटी पार्टियां हैं वो ज्यादा सीटें चाहती है, भाई इतना ही बात है। लेकिन मतलब बड़ी पार्टियां जैसे कि भाजपा ने मान लिया कि जदयू बड़ी पार्टी रहेगी, उनसे एक दो सीट उनको ज्यादा ही देंगे पिछली बार की तरह जी। तो एक मोटा फार्मूला तो तय हो गया है। और सीएम कौन होगा इसको लेकर भी कोई विवाद नहीं है। लेकिन अगर हम महागठबंधन में देखें तो अभी तो सीट बंटवारे का कोई फार्मूला तैयार नहीं हुआ है। दूसरा, राहुल गांधी या कांग्रेस के दूसरे नेता सीएम कौन होगा इस पर भी चुप्पी बनाए हुए हैं। बिल्कुल। तो ये है कि ठीक है, दोनों गठबंधनों में जो तस्वीर सामने आ रही है, जो बातचीत बाहर आई है, उसको लेके हम ये मान सकते हैं कि एनडीए में उतनी ज्यादा समस्या नहीं है टिकटों को लेके। क्योंकि एक बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता कह रहे हैं और आरजेडी के प्रवक्ता भी मान रहे हैं कि राहुल और तेजस्वी की यात्रा से बड़ा फायदा होने वाला है। तो बड़ा फायदा होगा तो ये जाहिर है कि कांग्रेस पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ने की बात करेगी। 2015 में उसको ज्यादा सीटें दी भी गई थी, ये अलग बात है, ज्यादा सीट नहीं जीत पाई। और अभी इस पर भी मुद्दा होगा कि भाई कांग्रेस को हम कितनी सीटें देंगे जी। क्योंकि अगर राहुल गांधी की वजह से महागठबंधन का ग्राफ बढ़ा है, महागठबंधन की लोकप्रियता बढ़ी है, तो जाहिर है कि कांग्रेस चाहेगी उसकी सीटें ज्यादा सीटें हों
और इसके लिए कोशिश भी की जा रही है। इसी वजह से सीएम के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने अपना रुख साफ नहीं किया है। बिल्कुल। बल्कि कांग्रेस तरफ से तो ये कहा गया है कि चुनाव जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तब विधायक मिलकर तय करेंगे कि कौन सीएम होगा। तो जाहिर है कि टेंशन कहाँ ज्यादा दिखाई दे रही है। ये अलग बात है कि आने वाले दिनों में जब तक टिकटों का बंटवारा नहीं होता है, दोनों गठबंधनों में इस तरह की खबरें आती रहेंगी। कोई ना कोई अब अभी जिस तरह से एनडीए में पासवान जो है वो ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, पिछली बार 7 सीट लड़े थे, बाद 40 सीट डिमांड कर रहे हैं। इसी तरह से हम के नेता भी इस तरह की बात कर रहे हैं। दूसरे छोटे दल भी कहेंगे हमें ज्यादा सीटें मिलें। ये निश्चित रूप से तो खबरें तो आएंगी ही, लेकिन एनडीए में जिस तरह का एक ताना वाना बना हुआ है कि उसमें ज्यादा समस्या नहीं आएगी, लेकिन असली समस्या महागठबंधन में। ठीक बात है जीवन जी, एनडीए में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इस बात को हम शायद स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन दावे सामने आने लगे हैं। चाहे वो इसके पहले चिराग पासवान का दावा था और आज जीतन राम मांझी जो कि मझधार में नाव को फंसा सकते हैं। आप उनको कितना तवज्जो देते हैं नहीं देते हैं वो अलग विषय है, लेकिन पार्टी जदयू के साथ मिलकर बंटवारे में कहां तक पहुंच पाई? आपको लगता है कि अंदरूनी कोई और कलह नहीं है, जो लड़ाई है इंडिया गठबंधन से ही है? देखिए मैं बता रहा हूं, आप तो अभी हमारे मित्रों से सुने कि एनडीए में ज्यादा दिक्कत नहीं है, और ये लोग ऐसा नहीं है कि एनडीए के हितैषी हैं जो सारे लोग बोल रहे थे। तो एनडीए में सबको पता है कि एनडीए में कोई दिक्कत नहीं है। चिराग पासवान जी को एनडीए ने हमेशा साथ लेने का काम किया, चिराग पासवान जी को हमेशा मदद करने का काम किया एनडीए में। जब चिराग पासवान जी के पास सीटें कम थी तब हमने उनको लोकसभा में अधिक सीटें देने का काम किया है, चिराग पासवान जी को पता है। और यही बात उपेंद्र जी के साथ था, जब उपेंद्र जी चुनाव हार गए तब भी उपेंद्र जी को हम लोगों ने लोकसभा में भेजने का काम किया। तो एनडीए अपने गठबंधन के लोगों के साथ हमदर्दी बरतती है और एनडीए अपने गठबंधन के लोगों के साथ अपना व्यवहार ठीक करती है। अब जान लीजिए, ये ऐसा नहीं है कि महागठबंधन की तरह हम लोग आपस में मारामारी करते हैं। तो सबको पता है कि एनडीए गठबंधन कैसे चल रहा है। और निश्चित रूप से जान लीजिए कि हमारे यहाँ जो भी एनडीए गठबंधन में लोग हैं, जो भी हमारी पार्टियां हैं, जो छोटी पार्टियां हैं चाहे और पार्टियां, सबको पता है। हमने पहले भी कहा था कि ये भ्रम की राजनीति करते हैं महागठबंधन के लोग और भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। एसआईआर के मामले में देखा कि पूरे बिहार में भ्रम की स्थिति पैदा की। इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा कि आप पूरे बिहार में घूम रहे हैं, आप कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं? भाई आपको कंप्लेन करना चाहिए, आपके पास भी बीएलओ है तो आप कंप्लेन करिए ना। लेकिन कंप्लेन के मामले में देखिए पूरे बिहार में कितना कंप्लेन, नंबर ऑफ कंप्लेन की बात कीजिएगा तो कितना कंप्लेन आया है, तो इनके पास कंप्लेन ही नहीं है। तो इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ जनता के सामने खोल दिया। तो जनता के सामने यह मैसेज चला गया है कि यदि एसआईआर में कुछ गड़बड़ियां होती तो वहां कंप्लेन आती, लेकिन एसआईआर में कोई गड़बड़ी है ही नहीं। और नंबर ऑफ आधार कार्ड, नंबर ऑफ वोटर्स यहाँ कैसे बढ़ गए, कई जगह ऐसा भी हुआ है। तो ऐसा भी कई जगह आया कि भाई नंबर ऑफ आधार कार्ड काफी ज्यादा है, आदमी कम है, ऐसा भी कई जगह आया, प्रकाश में आया। तो अब एसआईआर के नाम पर राजनीति जो पूरा बिहार में चल रहा है, हमें नहीं लगता कि एसआईआर के नाम पर राजनीति में कांग्रेस के लोग या फिर महागठबंधन के लोग सफल हो पाएंगे, क्योंकि एसआईआर में इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया, स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई गड़बड़ी आपको दिखाई पड़ती है तो आप कंप्लेन कीजिए, और यदि उस कंप्लेन पर कार्रवाई नहीं होता है। नहीं, दिल्ली में इतना मंथन करने के पीछे सिर्फ एसआईआर का प्रभाव या फिर आपके अंदरूनी कोई विषय तो होगा ना? मैं सबकी बात तो इसलिए मुझे भी बोलने दीजिए। तो इस इलेक्शन कमीशन ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी को कंप्लेन है तो आप हमारे सामने कंप्लेन लाइए। यदि कंप्लेन के बाद एक्शन नहीं होता है तो हमसे बोलिए, आप हमसे बोलिए, हम उसका काम नहीं करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन अपना एकदम स्पष्ट रूप से सभी पार्टियों के लिए एक समान काम कर रही है। और एक बात और जान लीजिए, हमारा ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रकाश में आया मामला कि कई लोगों के पास डबल वोटर है बना के रखे हैं, कई लोग ट्रिपल बना के रखे हैं। तो वैसे लोगों को यदि इलेक्शन कमीशन काटने का प्रयास कर रही है तो निश्चित रूप से वैसे लोगों को काटना चाहिए। तो विजय सिन्हा का 2 कैसे बन गया जो है, नहीं एक मिनट बोलने दीजिए। तो देश में वोट देने का अधिकार तो है, ये मेरा लोकतंत्र में पूरा अधिकार है, लेकिन उसमें लोकतंत्र में घुसपैठियों का कोई अधिकार नहीं है। यदि हमारी जांच कर रहे हैं कि हमारे बिहार में कोई झारखंड के घुसपैठिए तो नहीं काम कर रहे हैं, हमारे बिहार में कोई बंगाल के घुसपैठिए तो नहीं काम कर रहे हैं, या बाहर के घुसपैठिए तो नहीं काम कर रहे हैं, तो हमको ये पता करने का पूरा अधिकार है। और ऐसा नहीं है कि आज ये पहला इलेक्शन कमीशन ने मतलब इस तरह का रिव्यू किया है। आजादी के बाद इस तरह के कई रिव्यू पहले भी हुए हैं, तो पहले हमारे शासनकाल तो नहीं थी।
पहले अन्य लोगों का शासन का था, महागठबंधन के लोगों का था, तो वहां पर क्वेश्चन तो नहीं आया। आज इनको पता चल रहा है कि इसके माध्यम से वैसे वोटर काट दिए जाएंगे। ठीक बात है जीवन जी, मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूं, पैनलिस्ट भी सहमत हो सकते हो, और मैं कहता हूं कि जब आप चुनाव में जाएंगे, मुद्दे को लेकर जाइए, उस पर चुनाव में जनता तय करेगी कि वो आपकी बात को समझ पाती है, उनकी बात समझ चुकी है। मेरा प्रश्न बहुत छोटा सा आपसे है, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊं। जो मौजूदा स्थिति है, आपको एक राजनीतिक के तौर पर क्या लगता है कि क्या वाकई एक एक आदमी के लिए 100 लोग रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं बीजेपी के अंदर खाने, ये खबर आ रही है? ये चुनौती एक एक कैंडिडेट के लिए बढ़ा रही है? पार्टी स्तर पर रणनीति है क्या? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए हमारी पार्टी में जो सिस्टम है, आज कोई नया सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। जो पुराना सिस्टम हमारी पार्टी का था, हमारी पार्टी का सिस्टम है, जो लोग हमारे यहाँ वर्कर रहे हैं, जो लोग चुनाव लड़े हैं, जो लोग चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, सबको हम लोग असेसमेंट कर लेते हैं, और असेसमेंट करने के बाद जो चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं उनको हम लोग टिकट देते हैं। इसमें कोई नई बात तो नहीं है। हाँ, वर्किंग पार्टी का अधिकार हर पार्टी करती है भाई। एनडीए के जो वहां गठबंधन लोग नहीं करेगा, सारी पार्टियों को लोग वर्किंग करते हैं। टिकट मांगने वाले ज्यादा होते हैं, टिकट कम मिलता है, तो संख्या कम है हमारे यहाँ, तो निश्चित रूप से हर पार्टियों का सिस्टम लेकिन हमारे यहाँ और लोगों की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा लोग संतुष्ट हैं, इसलिए सबको पता है कि हमारे यहाँ जीवन भाई संतुष्ट है या असंतुष्ट है, ये तो पार्टी के अंदर ही आप लोगों को पता होगा, आपको भी, असितनाथ को भी जी, और डॉक्टर अनुज को भी। संतुष्टों से ज्यादा असंतुष्टों की संख्या इस वक्त होती है जब मंथन और टिकट बंटवारे का दौर चल रहा होता है। आप मुस्कुराते हुए मानेंगे नहीं मानेंगे वो अलग बात है, लेकिन सच्चाई यही होती है। बहरहाल असितनाथ जी, मुद्दों पर हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रम की स्थिति कहां है? आपने सुना जीवन जी को, उनका कहना है कि भ्रम गठबंधन में ज्यादा है। गठबंधन में इसलिए ज्यादा है कि कांग्रेस कह रही है कि यात्रा हमारी सफल है, इसलिए राहुल गांधी प्रमुख होंगे, तय हम करेंगे। आरजेडी कह रही है कि नहीं, बिहार में कम से कम जो है वो आरजेडी ही है, कांग्रेस हमारी साथी हो सकती है, बड़े भाई की भूमिका में नहीं हो सकती है। भ्रम ये भी है। उस भ्रम के बीच में टिकट बंटवारा भी है, सीट बंटवारा भी है, और साथ में बड़े के तौर पर भूमिका निभाएगा कौन या दायित्व दिया किसको जाएगा, यह सबसे बड़ा भ्रम है। क्या एनडीए इसको भांप कर बैठी है या वो भ्रमित है? फिलहाल जो सबसे बड़ा भ्रम है वो ये है कि आज आपकी डिबेट का इशू क्या है। ये कभी गाली ग्लौज के मुद्दे पर डिबेट शुरू हो जा रही है, कभी ये डिबेट एसआईआर पर चली जा रही है। यही तो बिहार में चुनाव है, मुद्दा है क्या? यही कंफ्यूजन है। डिबेट का विषय बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। 1 मिनट हमको बोलने दिया, फिर मैं आपकी बात को समाप्त कर दूंगा। सर 1 मिनट हमको बोलने दिया। जीवन भाई बहुत विषय से उधर बोल दिए आप। मैं 7 सेकंड में अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। अभी हमारे भाई को हमने बता देते हैं कि ये डिबेट का ऊपर डिबेट में चल रहा है, उसमें लिखा हुआ है कि चुनाव पर मंथन चल रहा है, और चुनाव पर मुद्दा तो आप बना दे रहे हैं कुछ और ना, वही तो कह रहे हैं असितनाथ जी। अपनी वकालत करने में जो एंकर है वो सक्षम है, मुझे लगता है वो काफी सक्षम हो, कर लेंगे। बोलिए असितनाथ जी, बोलिए। जरूरत नहीं है तो ये भ्रम दूर हो जाए, क्योंकि देखिए चैनल चलाने में 1-1 मिनट का बहुत खर्च होता है, और इन्होंने बड़ी मेहनत से अपना विषय चुना होगा, उसी विषय पर वक्ता बोले। हाँ, कम से कम यहाँ तो चर्चा हो जाए, संसद में तो हो नहीं पाती है, नेता कर नहीं पाते हैं। खिचड़ी न किया जाए इसे। देखिए भ्रम कहाँ है, मैं आपको बता रहा हूँ। अमित शाह जी ने मीडिया से बातचीत करते हुए, विपक्ष का आरोप नहीं है, मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा ये समय तय करेगा। द टाइम विल डिसाइड, स्पष्ट बोला था, समय तय करेगा। भ्रम वहां से शुरू हुआ। अलग बात है कि इसमें जदयू का कोई आदमी नहीं बैठा है, नहीं तो अपना पक्ष इस मामले में स्पष्ट करता। बिल्कुल। किस तरह की भ्रम की स्थिति उनके इस बयान के बाद जदयू खेमे में आई। अब एक और भ्रम की स्थिति सुनिए। कुछ दिन पहले पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भीड़ ने दौड़ाया। बिल्कुल। उसके ठीक कुछ दिन बाद श्रवण कुमार एक मंत्री हैं, आपने देखा होगा कैसे धोती समेटते हुए वो भागे थे, उनको भीड़ ने दौड़ाया। उसके ठीक बाद भाजपा के, जीवन भाई उनको जानते होंगे, बड़बोले नेता हैं, हरिभूषण ठाकुर बचौर, उनको भीड़ ने दौड़ाया। और कल झंझारपुर के आसपास किसी गांव में महिला विधायक हैं भाजपा की, भीड़ ने उनको, चूंकि महिला है तो दौड़ाया नहीं, लेकिन बहुत उनके खिलाफ नारे लगे, और उनको भीड़ ने कहा कि आप अगर चाहती हैं प्रतिष्ठा से यहाँ जाना तो आप चले जाइए, और उठ के अपनी गाड़ी में उनको बैठना पड़ा। भाजपा के लिए भ्रम की स्थिति यह है कि इनके मंत्री जहां लोगों को दिख जा रहे हैं, लोग उन्हें भगाना शुरू कर दे रहे हैं, दौड़ाना शुरू कर दे रहे हैं। तो भाजपा इस भ्रम में है कि भैया अब इनको टिकट दें कि नहीं दें, इनको इतने वर्षों से मंत्री बना के रखा, और ये जहां जा रहे हैं पब्लिक इनको दौड़ा रही है, गलिया रही है। तो भाजपा का भ्रम यहां से शुरू होता है। भाजपा का और भ्रम क्या है कि जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं, मैं उनकी एक पीड़ा समझ पाया। चलिए, टिकट की मांग सारे लोग करते हैं, हमारे गठबंधन में भी लोग
हाँ, ज्यादा से ज्यादा सीट की मांग करेंगे। जो भी गठबंधन के साथी है, फिर गठबंधन के तमाम साथी बैठेंगे, ये चाहेंगे आप कुछ कम लीजिए, वो चाहेंगे कि हमें कुछ ज्यादा मिले। तो इसके लिए भाई सब बराबर होते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर वो ज्यादा सीट मांग रहे हैं। उन्होंने एक पीड़ा कही, उन्होंने कहा कि जो काम हमने मुख्यमंत्री रहते शुरू किया था, जो सपना हमने मुख्यमंत्री रहते देखा था, वो तब पूरा होगा जब हमारी विधायकों की संख्या अधिक होगी। आप देखिए गठबंधन की क्या स्थिति है, वो उस गठबंधन में शामिल है, बाजाबता केंद्र में उसी गठबंधन के तहत मंत्री भी बने बैठे हैं, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि हमने जो सपना देखा था दलितों के लिए, अपने समाज के लिए, हम जो काम चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहे हैं। अब वो सोचिए किस भ्रम में जी रहे होंगे। मैं बड़ी प्रामाणिक बात करता हूँ, हवा में बात करने की मेरी आदत नहीं है। सोचिए वो किस भ्रम में जी रहे होंगे, उनका अपना दर्द क्या है। तो ये तमाम भ्रम की स्थितियां हैं जो अभी चल रही हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सहज स्थिति एनडीए में भी नहीं है। ये जो बार बार महागठबंधन, मैंने अभी तक गठबंधन पर कोई बात नहीं बोली थी, क्योंकि आपका प्रश्न डायरेक्ट हमसे जुड़ा था, हमने उसका जवाब दिया। ठीक बात। लेकिन अमित शाह के भ्रम से लेकर जीतन राम मांझी तक के भ्रम से ये साफ होता है कि एनडीए की स्थिति इस समय बहुत खराब है, और ना तो बहुत आसानी से सीटों का बंटवारा होने जा रहा है, ना टिकट का बंटवारा होने जा रहा है। और मुझे असित जी, मुझे लगता है कि वो चुनाव हुई क्या जिसमें पार्टियां भी बड़े आसानी से टिकट बांट दे, फिर भ्रम कहां रहेगा या फिर भ्रम में कौन रहेगा। लेकिन भ्रम से याद आया कि एक तस्वीर और भी है पप्पू यादव की, वहां पर वो बेचारे कितने भ्रमित या कितने द्रवित रहते हैं, हमने ये भी देखा है। गठबंधन के हर उस मंच पर जाना चाहते हैं, बाद में कहते हैं नहीं गया, या फिर गया था उस पर भेजा नहीं गया। उनका भ्रम अलग तरीके से बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये चुनाव और टिकट बंटवारे से लेकर मुद्दा जुड़ा नहीं है, लेकिन वो भ्रम से जुड़ा जरूर अपने आप में मुद्दा है। मैं डॉक्टर अनुज आपके पास आऊं, उसके पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं कि जीतन राम मांझी का भी जिक्र हो रहा था। उस मामले पर गिरिराज सिंह ने अपनी बात रखी है। जीतन राम मांझी हमारे अहम साझेदार हैं, उनका किरदार बड़ा है हमारे गठबंधन में, सीट बंटवारे पर टेंशन कोई नहीं है, यह कहना है गिरिराज सिंह का। गिरिराज सिंह का कहना है कि हम सभी मिलकर इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ेंगे। गिरिराज सिंह ने साफ तौर पर कहा कि असल में कोई लड़ाई हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने एक मांग रखी है, उस मांग को सुनने का और उनकी मांग रखने का उनको अधिकार है, सुनने की जिम्मेदारी हमारी है, हम उस पर विचार करेंगे, आगे उस पर क्या फैसला होगा वो पार्टी तय करेगी। सुनते हैं। बिल्कुल, सब हमारे वो बड़े महत्वपूर्ण साझेदार हैं, 243 में सब मिलकर के खड़े होंगे, कोई टेंशन नहीं। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, खूब ताना बाना सज के होगा, बिल्कुल सबके। बड़ा तो गिरिराज सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई लड़ाई नहीं है, मांग रखने का अधिकार सभी को। और असितनाथ यही बात कह रहे थे कि कोई पार्टी के गठबंधन के साथ ही वो अपनी मांग रख सकते हैं, लोकतंत्र में उनका भी अधिकार है। लेकिन भ्रम कहां पर है? वो कहते हैं कि वो अब इस वक्त सीटों की मांग इसलिए कर रहे हैं ज्यादा क्योंकि जिस वक्त वो मुख्यमंत्री थे, जो फैसले लिए, अब वो फैसले तभी लागू हो पाएंगे जब उनके पास संख्या बल ज्यादा होगा। और संख्या बल की बड़ी भूमिका इस देश में हमने देखा है कि जो तमाम सरकारें रही, केंद्र में रही, वहां पर अगर संख्या बल उन लोगों के साथ ज्यादा रहता है तो मिनिस्ट्री और ज्यादा प्रभावी होती है, सरकारें मजबूत होती हैं। डॉक्टर अनुज, भ्रम पर हम चर्चा कर रहे थे, यहां पर कोई भ्रम नहीं है। गिरिराज सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि एनडीए में कोई भ्रम नहीं है, जो मांग मांझी साहब ने रखी है वो पार्टी स्तर पर वो तय कर लेंगे। लेकिन एक भ्रम आरजेडी को है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि आरजेडी इस बारे में भ्रमित है कि जो होना है हमारे साथी होना है और हम ही तय करेंगे। क्या वाकई ये भ्रम है या ये आपकी पावर है क्या? आप इसको जो आपके लिए लग रहा है कि ये भ्रम है, हमारे यहाँ कोई भ्रम नहीं, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें एकदम बिल्कुल स्पष्ट है। बिहार में इंडिया ब्लॉक के जो कन्वीनर के तौर पे स्वीकृत चेहरा जो है तेजस्वी है, हमारे यहाँ देश पे कहीं कोई इफ बट नहीं है। भ्रम बार बार हम कह रहे हैं कि एनडीए में ही दो दलित चेहरे हैं, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। उनका क्या हासिल कर रहे हैं? ये क्या जनसंख्या के अनुपात में अगर वो मांग रहे हैं तो उसकी विचार को सुना जा रहा है? और एक दर्द जो झलक रहा है, उस दर्द को सोचिए कि चुनावी वर्ष में वो दर्द अपना झलका रहे हैं। इतने साल सरकार में है, उन चीजों को पूरा क्यों नहीं करवा पाए जो वो करना चाहते थे? इसका मतलब अभी भी इनको दलितों को गुलाम बना के रखे हुए हैं सिर्फ सीट बचाने के लिए। अगर इनकी बात सुनी जाती सरकार में तो आज ये दर्द वाली बात नहीं करते, इतने सालों से सरकार में अपना काम करवा लेते। तो सोचिए कि दलितों का क्या हश्र है इनके पार्टियों में। जनसंख्या के अनुपात में क्या चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जी को सीटें मिलती है क्या? तो भ्रम तो वहां है, वहां विवाद है, वहां सामाजिक न्याय है ही नहीं, ठीक है। तो हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि
बिहार के में जो ड्राइविंग सीट पे है आरजेडी है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। डॉक्टर अनुज, मैं टोकना नहीं चाहता था, मैं आप अपनी बात पूरी करेगा। यही तो भ्रम है, आप कह रहे हैं ड्राइविंग सीट पर हम है और कांग्रेस के बिल्कुल नहीं मानना चाहते। हम भी उसी भूमिका में है। असित नाथ जी अपना दावा नहीं छोड़ेंगे, वो कहेंगे हम साथी हैं, ये कहिए बेहतर है। ये आप दावा मत करिए। हमने जब यात्रा शुरू किया था, हमने एक सांकेतिक रूप से एक तस्वीर जारी किया था, आप लोगों ने भी देखा होगा। तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पे गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और उस गाड़ी पे सब लोग सवार थे और सब बहुत खुश सवार थे उस पे। यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट है, चित्र वो स्पष्ट है, संदेश स्पष्ट है। तो आप लोग इसमें अगर जबरदस्ती का चीजों घुसाएंगे, जबरदस्ती नहीं, असित जी उसके लिए बैठे हैं, बता देंगे। हमारे यहाँ कोई भ्रम अगर वो नहीं मानेंगे तो मान लूंगा। होगा अतुल जी, अगर कोई भ्रम होगा तो मिल बैठ के हम इसको ठीक करने में सक्षम है। इस पर कोई विवाद ही नहीं है, हमारे लिए प्रश्न ही नहीं है। ठीक है, अब तो तेजस्वी प्रसाद यादव जनता के बीच में सर्वस्वीकृत चेहरा है। अब वो चाह कर भी वापस नहीं आ सकते। और हमारे इंडिया ब्लॉक सब लोग उनको है जो कि ड्राइविंग सीट पे देखना पसंद कर रही हैं, इसलिए हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी आपके यहाँ कोई भ्रम नहीं, आप ये कह रहे हैं डॉक्टर अनुज? बिल्कुल, भ्रम तो वहां है। ठीक बात है। एक छोटा सा और यहां पर ब्रेकिंग खबर हम सुना देते हैं, उसके बाद में राज बिहारी जी के पास जाऊंगा। गिरिराज सिंह को हमने अभी थोड़ी देर पहले सुनाया था, लेकिन उस अध्यात उन्होंने एक निशाना भी साधा है। कांग्रेस पर उनका निशाना था। कांग्रेस वोट चोरी की पार्टी है। वोट चोरी वाला जो आरोप बीजेपी के लिए लगातार लग रहा था, अब गिरिराज सिंह ने कहना है कि वो जो कांग्रेस पार्टी है वो वोट चोरों की ही पार्टी है। कांग्रेस ने जिंदगी भर वोट की चोरी की है। ये बात उन्होंने अपने ही अंदाज में कही और यह भी कहा कि पता नहीं राहुल गांधी का सलाहकार असल में है कौन, राहुल गांधी किससे सलाह लेते हैं, कौन उनको सलाह देता है। जो आरोप बीजेपी पर लग रहा है, ये आरोप लगाने वाले, सलाह देने वाले समझाएं उनको। कांग्रेस ने जिंदगी भर वोट चोरी ही की है। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। सुनते हैं जरा गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं। कांग्रेस चोरों की पार्टी है। ये जिंदगी भर वोट की चोरी की, अब अपने ये भी चोरी ही था। अब देखिए, कह रहे थे 65 लाख वोट कट गए और 89 लाख नए वोटर काटने का दे दिया। कुछ समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी कौन सलाहकार है। पहले कहा कि 60 लाख लोगों की वोट चोरी कर ली, मैंने पकड़ लिया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, और दे दिया 89 लाख वोट काटने के लिए। ये समझ से बाहर है। ये व्यक्ति केवल देश के बाहर जाकर के देश को गाली देना, इसके सिवा कुछ नहीं। तौर पर वो कह रहे हैं कि जिस वोट चोरी का आरोप लगता है, असल में जो पार्टी आरोप लगा रही है वो पार्टी ही वोट चोरों की है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में कोई कमी नहीं है। लेकिन राज बिहारी जी, दावों को अगर हम वाकई समझे, एनडीए का क्या इस वक्त हाल है, आपने समझाया। एनडीए के साथ इंडिया गठबंधन किस स्थिति में है वो भी समझा रहे हैं। लेकिन बाकी दलों की भूमिका कितनी बड़ी है? अगर हम 17 पार्टियों की पास जाएं, वो चाहे कांग्रेस या फिर बीजेपी जो कि एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन को नेतृत्व देते हैं, या आरजेडी बड़ी भूमिका में कह सकते हैं बिहार में है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कौन है? एक तरफ प्रशांत किशोर भी हैं, उनकी लड़ाई अलग लगी लड़ रही है। एनडीए के लिए वो कितने घातक हो सकते हैं? इंडिया गठबंधन के सामने कौन सी बड़ी चुनौती है? आज दिल्ली में मंथन है, लेकिन भ्रम की स्थिति कोई मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि नहीं, बिहार में हम भ्रम में नहीं है, दावा बड़ा हो सकता है और दावा करने का अधिकार भी है। किस आधार पर? देखिए, अभी ये बात ठीक है कि एनडीए में उस तरह से भ्रम की स्थिति नहीं है, लेकिन जो दल है, जो एनडीए के घटक हैं, मान लीजिए जैसे हम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी सीटें जीती, उससे ज्यादा उसके विधायक हो गए। हम के भी शामिल हो गए, कांग्रेस के भी शामिल हो गए, आरजेडी के भी कुछ आ गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से बिहार भाजपा के प्रभारी ने एक रिपोर्ट तैयार करके भेजी है जिस पे आज चर्चा हुई होगी, और जिसकी तरफ इशारा आशित नाथ तिवारी ने भी किया कि भाई कई मंत्रियों को, विधायकों को जनता दौड़ा रही है, क्या उनको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा? इस पर भी चर्चा हुई होगी। असली सवाल ये है कि जिस तरह से रिपोर्ट दी है विनोद तावड़े ने, उसमें तो कई विधायकों की टिकट काटने की बात की है, कई मंत्रियों की टिकट काटने की बात की है। तो पार्टियों में ये ठीक है कि एनडीए में
सीटों के बंटवारे को लेके बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं होगी। सब दल अपनी अपनी डिमांड कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने के लिए, लेकिन सबको पता है कि फार्मूला तय हो गया है, उसी तरह से सीटें मिलेंगी। तो लेकिन यह कि जो पार्टियों में है हालत है, उसी तरह से जदयू में भी चर्चा है कि कितने लोगों की टिकटें काटी जाएंगी, कौन लोग मौके पे होंगे। और उसी तरह से जो दूसरे जो महागठबंधन में बात है वहां भी है, वहां भी ये पैमाना एक नापा जा रहा है भाई कौन कितना हमारे साथ रहेगा, किसने कितना काम किया है। कांग्रेस को भी ये बात देखनी है कि उसके मौजूदा विधायकों में से कौन कितने उसके साथ रहेंगे, कौन जीत सकता है अगली बार। और भी पार्टियों में ये देखिए ये भ्रम नहीं है, ये तो एक तरह से चुनाव से पहले की जो एक प्रक्रिया रहती है जो सभी दलों में होती है। क्योंकि अगर कोई मौजूदा विधायक भी टिकट का दावेदार है तो उसके सामने अन्य लोग भी टिकट के दावेदारी करने पहुंचते हैं, और बहुत सारे विधायकों के खिलाफ वो लोग अपने 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 सबूत लेके जाते हैं कि विधायक कामयाब नहीं रहा, मंत्री के तौर पे कोई काम नहीं रहा, जनता नाराज है। हर चुनाव में होता है। और ये मीडिया में भी खूब आती है, खबरें भी मीडिया में खूब आती हैं। तो चुनाव से पहले की प्रक्रिया ये बहुत पहले से चलती आ रही है, चाहे कोई दल सत्ता में हो चाहे कोई विपक्ष में हो। ऐसा नहीं है कि जो सत्तारूढ़ दल में वहीं पर टिकट के चाहने वाले होते हैं, विपक्ष में भी टिकट के लिए बड़ी मारामारी होती है। बिल्कुल। और खास तौर पे जहां पर मौजूदा विधायक को हो किसी भी पार्टी का, विपक्ष का भी, वहां भी उसके मुकाबले बहुत टिकट के चाहने वाले होते हैं। तो ये तो जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जाएगी और जब चुनाव की तारीख घोषित हो जाएगी उसके बाद तो आप रोज देखेंगे मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही हैं। मीडिया में खबरें भी आएंगी, बहुत सारी चर्चा होगी। लेकिन उस बीच में एक सवाल और मैं लूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा बाकी मेहमानों के पास, जीवन जी के पास जाऊंगा। लेकिन शायद मेरे सवाल से असित नाथ जी इत्तेफाक ना रखते हो। रासबिहारी जी, सवाल इस बात का है कि क्या वाकई इंडिया गठबंधन में एक बड़ी भूमिका कांग्रेस की है, लेकिन बिहार आते आते वहां पर आरजेडी की भूमिका बड़ी हो जाती है। इस बात का एहसास कांग्रेस को है या एहसास नहीं है? और यह बात मैं उदाहरण के साथ पूछ रहा हूं क्योंकि वहां पर देखिए बीजेपी कहती है कि हम सरकार बनाएंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा नेतृत्व तो वहां पर नीतीश बाबू करेंगे। यानी बीजेपी को पता है कि वहां पर चेहरा आपको नीतीश को ही बनाना है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। क्या कांग्रेस से स्वीकार कर पाई है या उसको पता है कि स्वीकार करना ही पड़ेगा? और तभी शायद आरजेडी इस बात पर बार बार जोर दे रही कि बड़ी भूमिका हमारी ही होगी। देखिए इस सवाल पर आरजेडी के नेताओं का एक ही पक्ष रहता है कि लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी हमारे नेता होंगे, विधानसभा चुनाव होगा तो तेजस्वी हमारे नेता होंगे। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से या बिहार प्रदेश के एक प्रभारी की तरफ से या बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष की तरफ से अभी तक इस तरह का बयान नहीं आया है कि चुनाव बाद तेजस्वी हमारे नेता होंगे या बिहार में तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। यह भी अभी तय नहीं हुआ है। चुनाव में राहुल गांधी ने यात्रा के जरिए अपने आप को बड़ा भाई साबित कर दिया बिहार में, तेजस्वी ने भी मान लिया है। लेकिन जब बिहार चुनाव जब शुरू होगा प्रचार तो राहुल गांधी कांग्रेस के नेता के तौर पे आएंगे या गठबंधन के नेता के तौर पे आएंगे, ये अभी साफ नहीं हुआ है। और आरजेडी भी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी या तेजस्वी यादव के चुनाव लड़ेगी, ये भी अभी साफ नहीं है। ये तो अभी एक तरह से कांग्रेस और आरजेडी के बीच में अभी खींचातानी चल रही है, क्योंकि इसमें कांग्रेस को अपनी भूमिका को साफ करना है। आरजेडी तो अपनी भूमिका साफ कर चुकी है, लोकसभा चुनाव में भी कर चुकी है और यात्रा के दौरान भी कई नेता बोल चुके हैं कि लोकसभा में राहुल और विधानसभा में तेजस्वी। अभी तो इसमें तो सारा भूमिका जो है वो कांग्रेस को ही साफ करनी। ठीक बात है। जीवन जी, फाइनल कमेंट की तरफ ही जाऊंगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना होगा कि देखिए किस आधार पर टिकट का बंटवारा होगा, पार्टियों में गठबंधन में आपस में क्या तय होगा, इस पर अभी लंबी चर्चा होनी है। किसी एक गठबंधन की बात नहीं है, हर पार्टी और उनका गठबंधन इस पर मंथन कर रहा है। वहां पर दावे भी होंगे, चुनौती भी होगी और फिर फैसला भी होगा। लेकिन आखिरी में जब आप जाएंगे तो मुद्दा होगा। अब यहां पर मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। आखिरी में सवाल क्या है, आप एसआईआर पर कह रहे हैं कि उन्होंने भ्रम फैलाया, वो कह रहे हैं कि भ्रमित आप हैं। एसआईआर पर हमने सब क्लियर कर दिया, जनता समझ गई है। आप उस मुद्दे को और आगे बढ़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिस पार्टी ने आरोप लगाया वो पार्टी ही वोट चोर की पार्टी है, उस पर आप क्लियर कर देंगे।
मां वाला एंगल भी आ गया है, मार्मिक एंगल भी आ गया है, लेकिन मुद्दों में कौन एज ले रहा है? टिकट बंटवारे में हो सकता है कि आप दोनों एज ले जाएं, दोनों सही टिकट बंटवारा कर दें, लेकिन आखिरी में चुनाव तो मुद्दों पर ही लड़ना है। वहां पर कौन अग्रणी है, कौन आगे जा रहा है? ये मुद्दों की बात यहाँ पर होनी चाहिए। सवाल राजनीति में मुद्दों की, यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो मुद्दों पर बात नहीं करते हैं और व्यक्तिगत टिप्पणी पर बात आ जाती है। यहाँ कई चुनाव में ऐसे लोग उभरने का प्रयास कर रहे हैं जो अपने आप को नेता बनाने का प्रयास कर रहे हैं चुनाव में। मैं देख रहा हूँ कि वो व्यक्तिगत टिप्पणी करके अपने आप को नेता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उस पर अभी नहीं जाना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है उसको मुद्दों पर बात करना चाहिए। मुद्दा डेवलपमेंट का होना चाहिए। मुद्दा मतलब डेवलपमेंट से बाहर आप यदि जाते हैं तो ये हम नहीं मानते हैं कि आप डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। और जनता जो है आज का डेवलपमेंट चाहती है। आप एसआईआर के मुद्दे पर भरमाने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप जो है पुराना कैरेक्टर दिखाने का काम कर रहे हैं। जनता ने एनडीए को लाने का काम क्यों किया? ये बेसिक सवाल है। जनता ने एनडीए को लाने का मेरा कहना इसलिए फैसला लिया क्योंकि पहले जो है जंगल राज का मुद्दा बहुत हावी था, क्योंकि उस वक्त जो है कोई भी आदमी सेफ नहीं था। यहाँ व्यवसायी समाज के लोग शाम में 6 बजे दुकान बंद करते थे, 7 बजे दुकान बंद करते थे, क्योंकि उनको 7 बजे के बाद अपना सेफ्टी फील नहीं होता था। 7 बजे के बाद अपराधियों का तांडव होता था। अपराधी ही व्यवसायियों के मालिक हो जाते थे। पैसा लगा व्यवसायी का, मालिक हो गया अपराधी। तो इस तरह की स्थितियां थी और बाद में स्थितियां बदली। एनडीए सरकार आने का सबसे बड़ा मुख्य कारण रहा यहाँ पर। आप जान लीजिए आज जो है प्रधानमंत्री जी के मां के गाली देने का काम किया है, जिस मंच पर लोगों ने काम किया है, तो इस पर माफी मांगना चाहिए कांग्रेस के राहुल गांधी को और तेजस्वी जी को माफी मांगना चाहिए कि हाँ ये बड़ी गलती हुई है और आगे से ऐसी गलती हमारे मंचों से नहीं होगा। और इस पर माफी मांगने के बजाय राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई जो धरती पर नहीं है, जो मां धरती पर नहीं है, उसके बारे में इस तरह का अब तो नहीं करना है, अब सब नहीं बोलना चाहिए। तो इस तरह का जो है आप एंगल देकर ये अपने लोगों को जो है उकसाने का काम कर रहे हैं कि देखो हम पुराने फॉर्म पे है, पुराने कैरेक्टर में है और उसी स्थिति में फिर से आएंगे। चिंता मत करो, हमारी सरकार जब आएगी तो फिर से तांडव मचाने का काम करेंगे। आपको याद होगा जब एनडीए के पहले की शासनकाल थी तो इन लोगों ने शासन का एंगल क्या दिया था, शासन का मुद्दा क्या दिया था, शासन को चलाने का प्रकार क्या था इनका था कि भाई बिहार में 9 प्रमंडल है तो 9 ताकतवर आदमी को रख दो वहां पर। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी भी ताकतवर आदमी का नहीं बोलना चाहूंगा। आप साहबुद्दीन जी हमारे बीच नहीं रहे तो यही साहबुद्दीन थे जिन पर आरोप लगा कि भाई ये शराब से नहला के अपने विरोधियों की हत्या करते थे। तो इस तरह का काम जो है और वैसे लोगों के माध्यम से जो है महागठबंधन के लोग डरा कर वोट लेने का काम करते थे अथवा वोट लूटने का काम करते थे। और वही अब जो नई पार्टी महागठबंधन की है वो वोट लूटने का काम नहीं कर सकती है, तो वोट चोरी करने का काम कर रही है। तो गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया है, हमारे बड़े नेता हैं और हम समझते हैं गिरिराज सिंह का बयान गलत नहीं है। एसआईआर का जो मुद्दा लेकर पूरे बिहार में कांग्रेस घूम रही थी, मैं जानना चाहता हूं कि आज वोटर का पुनरीक्षण पहली बार हुआ है क्या? आजादी के पहले भी कई बार हो चुका है। तो उस वक्त तो ये मुद्दा नहीं था, लेकिन इनको डर है कि जिनको हटाना हम चाहते हैं वो हटे नहीं। और वो जो है कई जो डबल लिपिक वाले हैं, जो लोग मर चुके हैं, और कई ऐसे लोग हैं जिनको वोट देने का अधिकार ही नहीं है, तो वैसे लोग को हटाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि बिहार में कोई घुसपैठिया यहाँ पर आके वोट दे दे। आपको याद होगा कि जब कोरोना हुआ था तो कई घुसपैठिए का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड नहीं मिल पाया था, लेकिन वो आदमी थे यहाँ पर हमारे बीच में। तो वैसे लोग, मान लिया जो आदमी मर चुके हैं और उनका वोटर कार्ड में नाम पड़ा हुआ है, तो वैसे लोग को हटाने का हम भी क्लेम कर रहे हैं, आप भी क्लेम कर रहे हैं। क्लेम करिए, सबको अधिकार है। इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया है ना कि सबको अधिकार है। आप देखिए यहाँ पर ये महागठबंधन की लड़ाई जो है आपस में अभी जिस तरह से पटल पे आ गई है वो जनता देख रही है। अभी महागठबंधन में कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि ड्राइविंग सीट पर हम रहेंगे और उधर तेजस्वी जी कह रहे हैं ड्राइविंग सीट पर हम रहेंगे। तो आपस में इन लोगों का तानातानी चल रहा है और एसआईआर के मुद्दे पर जनता को भरमाना चाह रहे हैं। ठीक बात है। नहीं, ऐसे जनता को कोई भरमा नहीं सकता। अभी लोग तो आरोप लगा देते हैं, बाद में कहते हैं कि जनता जनार्दन है। मैं अपनी बात को सर 1 मिनट में समाप्त करूंगा। और दूसरा जो है हम लोग सरकार में कब आए? हमारी नवंबर 2005 में सरकार आई और सरकार इसीलिए आई थी क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह जंगल राज कायम हो गया था। आपको याद होगा कि इसी बिहार में चंपा विश्वास कांड हुआ था और ये जनता को पसंद नहीं थी कि दोबारा चंपा विश्वास कांड हो यहाँ पर। और इस तरह के चीजों को लोग पसंद करना बंद कर दिए थे कि प्रशासन के पास जाने पर केस भी रजिस्टर नहीं हुआ। तो अब ऐसा नहीं है सर, और जनता जानती है कि हमको वैसे सरकार बनाना है जो व्यवसायियों को सुरक्षा की बात। ठीक बात है, लेकिन जीवन जी चंपा विश्वास कांड को शायद आज की डेट में बहुत सारे प्रवक्ता भी नहीं जानते होंगे। जिस कांड का आप जिक्र कर रहे हैं बहुत सारे प्रवक्ता भी उसको नहीं जानते होंगे। बहुत पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन हाँ मुद्दा अपने आप में हो सकता है। असित नाथ जी, भाई सीधी सी बात है, जीवन जी का कहना है कि आप जिस मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि वोट चोरी का,
आपके ऊपर आरोप है कि आपकी पार्टी ही वोट चोरों की पार्टी है। गिरिराज सिंह को भी आपने सुन लिया, आरोप आप पर है। क्या वाकई इन मुद्दों के बीच में आपको लगता है कि हाँ, बंटवारा भी सही होगा टिकट का, किसी भी गठबंधन का, आपके गठबंधन का या उनके गठबंधन का, और सही ट्रैक पर चुनाव में भी आप जा पाएंगे? यही सबसे बड़ा मुद्दा और मुद्दों के आधार पर ही चुनाव है। मुद्दा सबसे बड़ा वोट चोरी ही है। और कह रहे थे ना डबल, तो इनके ही पार्टी के नेता हैं विजय सिन्हा, बिहार के उप मुख्यमंत्री, दो जगह वोटर लिस्ट में नाम उन्हीं का पकड़ा गया। इन्हीं के पार्टी के नेता हैं, 2 जगह बिहार के उप मुख्यमंत्री का ही नाम है। तो भैया उसको तो हटाना होगा ना, कहाँ चोरी करोगे? सुन लेते हैं सर, समय नहीं है, सुन लेते हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। इनके जो बिहार के प्रभारी हैं विनोद तावड़े जी, गुजरात के विधानसभा चुनाव में वो गुजरात का वोटर थे, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में वो महाराष्ट्र का वोटर थे, और बिहार के विधानसभा चुनाव होने से पहले वो बिहार का वोटर बना दिए गए। ऐसे लाखों वोटर हैं, ऐसे लाखों वोटरों की घुसपैठ कराई जा रही है बिहार में, और उन्हें बिहार का वोटर बनाया जा रहा है। और जब बिहार का चुनाव खत्म होगा तो फिर यहाँ वो डिलीशन फॉर्म भर देंगे, और जहां अगला चुनाव होगा वहां उनका नाम घुसा दिया जाएगा। भाजपा इसी वोट चोरी से चुनाव जीतती रही है, यही सच्चाई है, जान लीजिए। विनोद तावड़े एक उदाहरण के तौर पर हमने दिया। एक आदमी 3 राज्यों का तो प्रमाण मिल गया है सबके सामने। जहां जहां चुनाव होता है, लाखों वोटर वहां के वोटर। ठीक बात है। यानी आप कह रहे हैं कि आपके लिए मुद्दा वहीं बड़ा होगा, वो चाहे कितना भी आपकी पार्टी पर आरोप लगाए। वोट चोर, गद्दी चोर, नरेंद्र, यही सबसे बड़ा मुद्दा होगा। ठीक बात है, ठीक है। डॉक्टर अनुज, बहुत संक्षेप में सर, थोड़ी समय की पाबंदी, बहुत संक्षेप में 4 कमेंट आपका भी। भूमिका किसकी होगी गठबंधन में? जीवन जी इतना लंबा भाषण दे रहे थे, हमें भी समय दीजिए। बोलिए। ऐसा दरअसल जीवन जी ना का समय जीवन जी की पार्टी के लिए, आपके लिए थोड़ी ही है। अरे ऐसा नहीं है ना, फिर आरोप लगाएंगे तो आपके, मैंने तो दिया था समय आपको, उतना लंबा बोला नहीं आपने। नहीं, मुझे लगता है ना कि बात कंक्रीट और डेटा के साथ होनी चाहिए। एसआईआर पे हम लोग बहुत डिबेट कर चुके हैं, लगातार एक महीना से ही कर चुके हैं। जीवन जी बहुत लेट से उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं जिसपे ऑलरेडी हम लोग डिबेट कर चुके हैं। हम उन्हीं मांगों को किए जो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इनको निर्देश दिया एसआईआर के मुद्दा पे, इनको आईना दिखाया है। और आप क्या बोलेंगे कि एसआईआर पे हम लोग गुमराह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी चीजों को एडमिट किया और आपको सलाह दिया, आप किए। तो देखिए 65, अभी तो मुझे लगता है कि गिरिराज सिंह भी कंफ्यूज है। जिस 65 लाख वोटरों का नाम कटा था, वो तो सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हुआ था, और उसको सूचीबद्ध करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी जगह प्रकाशित करने का निर्देश दिया था। वहां भी है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसको एक्सेप्ट किया उसको गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं ये गिरिराज सिंह। अरे भैया, बिहार में की जनता जानती है कि वोट चोरी हुई है, और अगर बीजेपी का कोई आदमी कहता है कि हमारे लोग वोट चोरी किए हैं, तो जिस तरह से पीपीटी प्रेजेंटेशन के साथ लोगों के सामने, मीडिया के सामने हमने सबूत के साथ प्रेजेंट किया, उसे प्रेजेंट करके दिखाइए। आप गुमराह कर रहे हैं, लफ्जबाजी कर रहे हैं आप, तो गुमराह आप कर रहे हैं। ठीक बात है। अगर देखिए मुद्दों की राजनीति और गुमराह ना करने की राजनीति अगर हो जाए तो उसके बाद तस्वीर साफ होगी। राज बिहारी जी, बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट सर आपका। यहाँ पर दावे सत्य और होना भी चाहिए। दावा मुझे लगता है कि 10 सेकंड हमको दे दीजिए। बोलिए 10 सेकंड। जी, देखिए इनके पास हमेशा 2 ही मुद्दा होता है बात करने के लिए। अपने 20 साल के कार्यों पे कुछ बात नहीं करेंगे। इनके पास एक स्लोगन है कि 2005 से पहले कुछ था जी, जंगल राज और चारा घोटाला। अभी क्या हो रहा है? हत्या का बताइए। पटना जैसे शहर में 25 घंटा में डेली 1 हत्याएं हो रही है। गोपाल खेमका जी घर के सामने उनको मार दिया गया, अस्पताल के अंदर घुस के मौत हो जा रही है। जंगल राज की बात कर रहे हैं? नहीं, ये जंगल राज का अपने आप मुद्दा हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी का बनाया। राज बिहारी जी फाइनल कमेंट सर, बहुत संक्षेप में। देखिए, चुनाव में मुद्दा तो मुझे लगता है कि एसआईआर वाला मुद्दा नहीं रहने वाला है, क्योंकि ठीक है जो बातें थी वो सब सामने आई गई हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरह से बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर है, बेरोजगार है, पलायन को लेकर है, विकास है। हाँ, इतना देखिए इतना जरूर है कि बिहार में पिछले 20 साल में विकास तो हुआ, सड़कें बनी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, उद्योग लगे हैं, कृषि में भी बढ़ोतरी हुई है। इन सब बातों को तो मानना पड़ेगा। हाँ, अब जब चुनाव होगा तो स्थानीय स्तर पर भी कई मुद्दे उठेंगे, अलग अलग अंचलों में अलग अलग मुद्दे होंगे। कौन कहाँ क्या मुद्दा है, ये तो चुनाव और टिकट को बंटवारे के बाद ही तय होगा कि क्या क्या मुद्दे बनेंगे, किस किस नेता के खिलाफ क्या क्या मुद्दा होगा, ये भी टिकट बंटवारे के बाद ही होगा। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत शुक्रिया राज बिहारी जी आपका, असित नाथ जी आपका, जीवन जी आपका, और डॉक्टर अनुज आपका भी। तो मौजूदा दौर में टिकट बंटवारे को लेकर टेंशन है,
गठबंधन के आधार पर, लेकिन पार्टी स्तर में और भी ज्यादा टेंशन है। लेकिन सभी ये कह रहे हैं कि कोई यहां पर चुनौती नहीं है, हां एक रणनीति होती है, मंथन करना होता है, उस मंथन के बीच में हम सब कुछ तय कर लेंगे। इधर बड़ी खबर है कि दक्षिणी कैरेबियन